हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम अध्याय 5 में हैं जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। और अध्याय 5 में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अधिशोषण। हमने लास्ट वाले वीडियो पे अधिशोषण की परिभाषा, अधिशोषण के प्रकार और भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर देखा। आज हम देखेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक है, तो अधिशोषण की क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें सबसे पहला कारक है अधिशोषण को प्रभावित करने वाले में अधिशोष्य की प्रकृति। ठीक है, फर्स्ट क्या है? अधिशोष्य की प्रकृति। ये सारे पॉइंट्स को हमने भौतिक और रासायनिक अधिशोषण के लक्षण में भी देखा था, तो इसको हम इसमें भी पढ़ेंगे, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक में भी पढ़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे डिटेल्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं। तो देखिए, अधिशोष्य मतलब आपको पहले ही बताया जा चुका है कि वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर अधिशोषित होता है वो क्या कहलाता है? अधिशोष्य कहलाता है। ठीक है, मतलब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल जो इसकी सतह पर अधिशोषित होंगे वो क्या कहलाएंगे? अधिशोष्य कहलाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, अधिशोष्य की प्रकृति। ठीक है, तो आसानी से द्रवित होने वाली गैसेस जैसे कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अन्य गैसों की तुलना में ये क्या हो जाते हैं? जल्दी द्रवित होते हैं। ठीक है, मतलब अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैसेस है जो बहुत जल्दी अधिशोषित हो जाते हैं। और जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? ये थोड़ा धीरे गति से अधिशोषित होने वाली गैसेस हैं। ठीक है, तो जो पहला कारक है वो अधिशोष्य की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे गैसेस जो बहुत जल्दी अधिशोषित हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? अधिशोषण की प्रक्रिया बहुत फास्ट होगी। लेकिन जो ऐसे कुछ गैसेस होते हैं जो जल्दी से द्रवित नहीं होते हैं, उनको अधिशोषित होने में क्या लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि अधिशोष्य की प्रकृति, जिसमें क्या आएगा कि आसानी से द्रवित होने वाली गैसेस जैसे कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी अन्य गैसों की तुलना में जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक अधिशोषित होते हैं, मतलब ये जल्दी अधिशोषित हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है अधिशोषक की प्रकृति। तो देखिए, अधिशोषक मतलब ये वाला है ना, ठीक है, जिसकी सतह पर कोई पार्टिकल आता है। तो अधिशोषक की प्रकृति, जब अधिशोषक का पृष्ठ सतह खुरदुरा होगा, ठीक है, इसकी जो सतह होगी वो कैसी होनी चाहिए? खुरदुरी होगी, तब अधिशोषण की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी? अधिक होगी। ठीक है, और अगर चिकना रहेगा तो क्या होगा? इसकी जो अधिशोषण की क्रिया होगी वो क्या हो जाएगी? कम होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, देखिए, अधिशोषक के पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अधिशोषक मतलब ये वाला ना, अधिशोषक के पृष्ठ का क्षेत्रफल, अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है तो अधिशोषण की मात्रा भी क्या होगी? अधिक होगी। मतलब जितना बड़ा पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, अधिशोषण की क्रिया उतनी ही अधिक होगी, और जितना कम होगा अधिशोषण की मात्रा क्या होगी? उतनी कम होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है अधिशोष्य गैस का दाब। अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित अधिशोष्य गैस का दाब बढ़ाने पर, या फिर सिंपल से बोले तो अधिशोष्य होने वाले गैस का दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा एक निश्चित दाब पर क्या होती है? बढ़ती है, और अधिक दाब बढ़ने पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, मतलब अगर ये जो अधिशोषित होने वाली जो गैसेस है, अगर उन पर दाब लगाया जाए, ठीक है, अधिक दाब लगाया जाए, तो वो क्या होगी? एक हद तक अधिशोषण की मात्रा को क्या कर देगी? बढ़ा देगी, क्योंकि गैसों के ऊपर दाब लगाया जा रहा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दाब लगाया जाएगा तो उसका फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला पांचवा क्या है? ताप का प्रभाव। तो देखिए, हमने दो टाइप के अधिशोषण देखे, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण में स्थिर दाब, मतलब दाब कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट, स्थिर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जब ताप बढ़ाया जाएगा तो अधिशोषण का मान निरंतर कम होगा, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं, जिसमें ताप
और अधिशोषण की मात्रा के बीच में एक ग्राफ बनाया गया है, जिसमें देखिए ये जो है ये नीचे डाउन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर दाब जो है कांस्टेंट रहेगा और ताप को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताप को अगर बढ़ाया जाएगा तो अधिशोषण का जो मान होगा वो क्या होगा, कम होगा, मतलब अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होगी। और देखिए ये है भौतिक अधिशोषण के लिए ना, ठीक है। अब देखिए स्थिर दाब पर अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो रासायनिक अधिशोषण का मान एक निश्चित ताप तक बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो देखिए एक निश्चित ताप पर क्या हो गया, बढ़ा, और उसके पश्चात अधिक ताप बढ़ने पर अधिशोषण का मान क्या हो जाता है, कम होने लगता है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि ताप का क्या प्रभाव है। अगर दाब स्थिर रहा और ताप बढ़ाया जाएगा तो भौतिक अधिशोषण में मान क्या होगा, अधिशोषण का कम होगा, और रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा, अगर स्थिर दाब पर ताप बढ़ाया जाए तो एक निश्चित ताप तक क्या होगा, अधिशोषण बढ़ेगा, फिर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है जिसको आप नोट कर लीजिए, है ना। इसके बाद हम देखते हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग या महत्व। देखिए अधिशोषण के महत्व या अनुप्रयोग तो बहुत सारे हैं। एनसीईआरटी की बुक में टोटल 12 पॉइंट दिए हुए हैं, 12 पॉइंट्स में इसके महत्व या उपयोग को दिया गया है, ठीक है। हम एक एक करके इसको जल्दी से पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से क्या है, कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि एक बार सीजी बोर्ड में पूछा गया था कि जंतु चारकोल का या फिर एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग गैस मास्क के लिए क्यों किया जाता है, ठीक है। तो उसके उपयोग को ही क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया गया था, इसलिए हमको इसको डिटेल से पढ़ना है ताकि हमको इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत आसानी से बन जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है चीनी को रंगहीन बनाने में। देखिए चीनी में कभी कभी आप देखेंगे कि उसको कोई कलर वगैरह या फिर धुंधला कलर या अजीब गरीब कलर आपको चीनी में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो चीनी को रंगहीन बनाने के लिए, उसको वाइट बनाने के लिए और उसमें अवांछित कलर को हटाने के लिए जंतु चारकोल का उपयोग करके उसमें उपस्थित जो कलर होता है उसको हटाया जाता है और उसको रंगहीन या फिर सफ़ेद बनाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ये हुआ जिसमें क्या हो रहा है, अधिशोषण का ही उपयोग हो रहा है। देखिए जो चीनी है, ठीक है, चीनी है, उसमें किसका यूज़ किया जा रहा है, चारकोल का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई चारकोल वगैरह है, तो ये क्या करेगा, चारकोल क्या करता है, चीनी में जो उपस्थित अवांछित जो कलर होगा उसको अधिशोषित कर लेगा। तो चीनी का कलर कैसे हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, क्योंकि उसमें के जितने भी कलर हैं उसको चारकोल ने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, ठीक है, या फिर अधिशोषित कर लिया। अब दूसरा देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है एक बार पूछा जा चुका है सीजी बोर्ड में कि सक्रिय चारकोल का उपयोग गैस मास्क के लिए क्यों किया जाता है, ठीक है। तो गैस मास्क में प्रायः सभी विषैली गैस मास्क में अधिशोषित होते हैं, ठीक है। मास्क वायुमंडल में उपस्थित विषैली गैस को अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे सांस लेने के लिए शुद्ध वायु प्राप्त होती है। इसीलिए गैस मास्क में सक्रियित चारकोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो विषैली गैस को क्या कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो है उत्तम कोटि के पेंट में कुछ अधिशोषक मिला होता है। अगला देखते हैं औषधि के उपयोग में। तो देखिए जब हमको घाव लगती है या फिर चोट लगती है तो हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे मलहम लगाते हैं, ठीक है। तो घाव में लगाए जाने वाले मलहम अधिशोषण क्रिया विधि के अनुसार कार्य करते हैं। सूक्ष्म जीव का जो शरीर होता है, ठीक है, जहाँ पे घाव होता है वहाँ पे छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो वो सूक्ष्म जीव का जो शरीर होता है हमारे द्वारा लगाए गए मलहम को क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, ठीक है, जिससे सूक्ष्म जीव क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगला देखिए 5वां पॉइंट है जल के मृदुकरण में। देखिए जल क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, वो उसका कुछ कुछ जो है भूमिगत प्रॉब्लम होता है, तो उसमें जो कठोरता है उसको मृदुकरण करने के लिए, ठीक है, या फिर उसकी कठोरता को दूर करने के लिए कठोर जल को जीवोलाइट या फिर इसी को क्या कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। कठोर जल को जीवोलाइट में
प्रवाहित किया जाता है तो कठोर जल में उपस्थित जो कैल्शियम या मैग्नीशियम का जीवोलाइट पर अधिशोषण हो जाता है और कठोर जल मृदु हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मतलब जीवोलाइट के ऊपर जो कठोर जल है उसको प्रवाहित करने से वो जियोलाइट क्या करता है, उसमें उपस्थित जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसको अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, तो जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, फिर सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए सक्रिय गैसों के पृथक्करण में चारकोल में भिन्न भिन्न तापों पर भिन्न भिन्न सक्रिय गैसों को अधिशोषित करने की क्षमता होती है, इसलिए चारकोल अधिशोषण विधि द्वारा अक्रिय गैसों का पृथक्करण करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कपड़ों की रंगाई में, और इसके डिटेल्स क्या हो जाएंगे फिर कपड़ों की रंगाई में। देखिए कपड़ों की रंगाई के लिए कुछ रंग बंधक पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो क्या होते हैं, कपड़ों पर अधिशोषित हो जाते हैं और जो कपड़े होते हैं वो कलरफुल हो जाते हैं। ठीक है, अगला है क्रोमेटोग्राफी पर। तो देखिए क्रोमेटोग्राफी में अगर आप 2-3 कलर वाले जो भी पदार्थ हैं या फिर जो सोल्यूशन है उसको आप डालोगे तो क्रोमेटोग्राफी क्या करता है, उन अलग अलग कलर को परतों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अधिशोषित करके अलग अलग कलर को परतों में डिवाइड कर देता है। अब देखिए 9वां जो है उत्प्रेरण में। तो देखिए जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं अमोनिया का निर्माण। ठीक है, तो अमोनिया का निर्माण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, Fe और MO की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Fe या आयरन क्या है, एक उत्प्रेरक है। ठीक है, तो अगर उत्प्रेरक को क्या किया जाए, चूर्ण के रूप में उपयोग किया जाए तो अधिशोषक की जो पृष्ठ सतह पर अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अगर उत्प्रेरक या फिर उत्प्रेरक को चूर्ण के रूप में उपयोग करने पर जो अधिशोषक की सतह पर पृष्ठ सतह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, या फिर पृष्ठ सतह का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है और अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाती है और अभिक्रिया जो है बहुत अच्छे से और प्रभावी ढंग से कंप्लीट होती है। ठीक है, अगला है अधिशोषण सूचकों के रूप में, और लास्ट वाला है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। ठीक है, तो देखिए उच्च निर्वात उत्पन्न करने में मान लीजिए कोई एक जार है। ठीक है, आप एक जार है, इसमें से पहले तो जितनी भी हवा है उसको पंप के द्वारा या पाइप के द्वारा क्या कर लिया गया, बाहर निकाल गए। ठीक है, बाहर निकाल लिया गया, पर अभी भी क्या सारे के सारी जो वायु है या फिर जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो सबके सब बाहर निकल गए हैं, नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ मात्रा में कहीं ना कहीं पे वायु होगी ही होगी। तो इसको पूरी तरह से निर्वात बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसको जो है चारकोल को ठंडा करके कम ताप पर इसके अंदर डाला जाता है। तो चारकोल क्या करता है, उसमें उपस्थित जितनी भी नमी या वायु होती है उसको अधिशोषित कर लेता है और ये जो एनवायरनमेंट है इसको क्या बना देता है, उच्च कोटि का निर्वात बना देता है या फिर उच्च निर्वात उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके काफ़ी सारे उपयोग हैं जो आपको क्वेश्चन के रूप में भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप बुक में जो NCERT की बुक है उसमें टोटल 12 उपयोग दिए गए हैं, तो उस उपयोगों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो आपसे ईजिली बन जाए।